चलिए आज डिस्कस करने वाले अल्कोहल फिनोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये सभी रीजनिंग क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा रीजनिंग आप मान के चलिए अल्कोहल फिनोल से आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अच्छा, ये अनदर फॉर्मेट में भी हो सकता है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, मीनिंग एक ही है। अब इसका रीजन क्या होता है कि देखिए, अगर कोई भी अल्कोहल है इस तरह से, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे और प्रोड्यूस करेगा एक एल्कोक्साइड आयन। ये है एल्कोक्साइड आयन, और एच आयन किया लूज। सिमिलरली अगर कोई फिनोल है तो फिनोल भी एल्कोक्साइड आयन लूज करेगा, फिनोल भी मतलब फिनोक्साइड आयन बनाएगा। इस तरह से एच आयन को लूज करेगा और वो बनाएगा एक फिनोक्साइड आयन इस तरह से, और एच आयन लूज हुआ। अब हमें देखनी होती है स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। अगर आप देखें तो जो फिनोक्साइड आयन है इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनोल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है और इसी वजह से फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है और बहुत ही छोटा सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है। या क्वेश्चन का अनदर फॉर्मेट हो सकता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वही मोर वोलेटाइल होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब उसका रीजन देखिए, अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है जी। और इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो किस तरह से होगी, ये लीजिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर एक्सपेंड करें तो यहाँ पर इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो पाते, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है विद इन ए सेम मॉलिक्यूल, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से बाउंडेड नहीं होगा। जबकि अगर पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। ये इधर नाइट्रो ग्रुप है। अगर इसमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनती है। ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसके साथ एक दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इस तरीके से। तो मतलब इसमें हो जाती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमेशा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल में है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। और आप ये कह सकते हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंपैरेटिव पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है, या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, फिनॉल एसिडिक तो होते हैं हम जानते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप आ जाता है, जैसे कि NO2 आ गए, तो और ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल इस तरह से। अब अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें
तो नाइट्रो ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना हाइड्रोक्साइल ग्रुप के पास होगा वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक हो, बट इन एक्चुअल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रो। अब उसका रीजन क्या है? अब उसका रीजन वही है सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ इस तरह से। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो लॉस ऑफ एच आयन होता है, लॉस ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज स्लाइटली डिफिकल्ट इन दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसी वजह से ये एच आयन लूज नहीं कर पा रहा है तो पैरानाइट्रोफिनॉल से वीक एसिड हो जाता है। बिल्कुल सिंपल आंसर है, और आप कोशिश करें कि आंसर देते वक्त इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डायग्राम भी ड्रॉ करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि फिनॉल नेचर में एसिडिक तो होते हैं, सो एसिडिक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब फिनॉल में यहाँ लगा है नाइट्रो जो कि विड्रॉल है, सो इस तरह से वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन ये है मिथॉक्सी ग्रुप, और मिथॉक्सी ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और जो यहाँ से H लूज होने वाला होता है उस H आयन के लॉस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है, जिस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लेस हो जाता है। बस इतना ही आंसर आप देंगे तो सफिशियंट है, कंप्लीट आपको मार्क्स भी मिलेंगे और एक अच्छी तरह से कम वर्ड में एक सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में कि आउट ऑफ टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनॉल विच वन विल अंडरगोज एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन मोर फास्ट। तो अब आप एक बार तो ये मान के चलिए कि जब एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं, जैसे कि ये कोई एल्कोहल है, अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन करें तो वाटर माइनस होता है, यहाँ से OH जाएगा और इस बीटा कार्बन से H चला जाए, तो वाटर माइनस हुआ और ये बन जाएगा एल्कीन। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर कोई टर्जरी एल्कोहल है तो उसका भी डिहाइड्रेशन अगर हम करें, ये लीजिए कोई टर्जरी एल्कोहल, इसका भी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो यहाँ से OH जाएगा और इस कार्बन से जो कि आपका बीटा कार्बन है वहां से कोई H जाएगा तो वाटर होगा माइनस, ये भी बनाएगा एक एल्कीन। ये लीजिए ये एल्कीन बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा जहां से H और OH है। तो डिहाइड्रेशन तो दोनों ही करते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि टर्जरी ब्यूटाइल, ये है आपका टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उस बात का रीजन ये है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ एक कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन। ठीक है जी। अब कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा या कोई जो भी है इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटा, अगर वो प्राइमरी है तो जैसे कि इथेनॉल की बात करें तो वो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा इस तरह से। लेकिन अगर ये टर्जरी अल्कोहल है तो ये यहाँ से एक टर्जरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, ये टर्जरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है। अब क्योंकि टर्जरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है भी, तो इस वजह से
जो टर्जरी अल्कोहल्स होते हैं दे अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोर फास्टर कंपेयर टू एनी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। देखिए भाई, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है कि जिस कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया जा रहा है उसमें और वाटर के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन है या नहीं। तो अगर देखा जाए तो अल्कोहल और वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको कि हम इस तरीके से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में और वाटर मॉलिक्यूल में। इसी तरह से आप और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये अल्कोहल वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। रीजन क्या रहा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्केन है ना, चाहे वो एल्कीन है या एल्काइन है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही रीजन होता है कि हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप बिल्कुल एक ही लाइन में लिखेंगे, alcohols are soluble in water because of hydrogen bonding with water molecule where hydrocarbons do not। बस नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ये भी देखिए भाई, ऐसे तो मोलर मास के अकॉर्डिंग ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होते हैं। जिस कंपाउंड का मोलर मास ज्यादा हो या ये कहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रोपेनॉल की और ब्यूटेन की। अब देखा जाए तो ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 4 कार्बन है ना। प्रोपेनॉल में बात करें तो 3 कार्बन है। तो लॉजिकली तो ब्यूटेन का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है वो भी देखिए। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये किसी अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस तरह से। ठीक है, एक मिनट, कोई अनदर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस तरह से अल्कोहल से। तो नंबर ऑफ अल्कोहल्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जब एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी तो ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होंगे। तो यही रीजन है कि किसी भी अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपैरेबल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं मॉलिक्यूलर मास की वजह से। तो आप देख सकते हो इथेनॉल ये है तो ये मिथेनॉल है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि मिथेनॉल का मोलर मास जो है वो ज्यादा है, इथेनॉल का मोलर मास is greater than the molar mass of methanol. So ethanol में molecular mass ज्यादा है, so there is greater intermolecular forces, greater intermolecular forces। और इसी वजह से इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा होता है। मिथेनॉल का मोलर मास कम है तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
मोर इजीली देन बेंजीन। अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो बेंजीन होता है उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन होता है इसमें प्रेजेंट 3 पाई बॉन्ड, यानी कि इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सॉरी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे आसानी से अटैक करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो शो करता है, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई फिनोल ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे। अब उसका रीजन समझिए, देखिए क्या होता है। जब हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में भी बेंजीन की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 3 पाई बॉन्ड आपको देख देख पा रहे हो यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम फिनोल में एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है जिसका कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट होता है प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फिनोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करता है ना। तो OH ग्रुप है इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। So that is why it is easy. It is easy for an electrophile to attack over it. ठीक है, बस इतना ही रीजन है कि OH ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस पर बड़ी आसानी से अटैक करता है। एंड हेंस फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली कंपेयर टू बेंजीन। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ऑन हीटिंग with sodium methoxide give 2-methyl propane instead of tertiary methyl ether। अब ये क्वेश्चन देखिए, टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है भाई, ये है आपका टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये लो भाई, हो गया। अब इसको रिएक्शन करना है सोडियम मिथॉक्साइड से। सोडियम मिथॉक्साइड ये हुआ, जबकि ये कह रहा है कि 2-मिथाइल प्रोपेन देता है ये, जबकि इंस्टेड ऑफ टर्जरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर देना क्या चाहिए, कह रहा है देना चाहिए इस तरह का कुछ प्रोडक्ट, टर्जरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये ईथर बनना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट तो होना चाहिए ये, क्योंकि ये एक विलियमसन सिंथेसिस जैसा कुछ एग्जाम्पल हमें दिख रहा है, तो ईथर बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नहीं, ईथर नहीं बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है 2-मिथाइल प्रोपीन। यानी कि मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है आपका 2-मिथाइल इथीन। और वो 2-मिथाइल इथीन क्या है, ये लो, ये है 2-मिथाइल इथीन। यानी कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता तो आंसर होता ये, बट यहां हुआ है एलिमिनेशन, इसलिए बना एल्कीन। तो रीजन यही है कि जो टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन। बस इतना ही आंसर दे दोगे। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से ही यहाँ जो ईथर बनना चाहिए था वो ईथर ना बन करके मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आता है और जनरली ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि ये आपका टर्जरी ब्यूटाइल ईथर होगा, यहाँ पर ये लीजिए एल्कोहल है, सॉरी क्लोराइड है,
और सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करने के लिए इसको बोला जाएगा आपके लिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दें। अब जनरली लगता है कि विलियमसन सिंथेसिस है तो ईथर बनना चाहिए, बट एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशंस क्या होती है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो होना चाहिए प्राइमरी, बट ये एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर टर्जरी, और टर्जरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन मोर इजीली कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। अब यही रीजन है कि यहाँ पर हमारा एल्कीन बना। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आई थिंक अगर किसी को डाउट है तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। अब कोई भी एल्कोहल है, अब मान लीजिए कि ये आपका ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है भाई, ठीक है, और इसका आइसोमेरिक ईथर क्या हो सकता है, क्योंकि इसने आइसोमेरिक की बात की। आइसोमेरिक का मतलब ऑलमोस्ट मोलर मास सेम रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1-ऑल, और ये है आपका डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। अब दोनों का मोलर मास सेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर्स हैं, मोलर मास सेम है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सिमिलर होना चाहिए। बट फिर भी ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर, मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एल्कोहल का ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन हम पहले भी कर चुके हैं एक पीछे वाले क्वेश्चन में, कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से। ये एक एल्कोहल है, ये किसी अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये लीजिए, ये किसी अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस तरह से। सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल देयर इज एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज ही होंगे, इसलिए एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उनके कोरस्पॉन्डिंग ईथर या आइसोमरिक ईथर से हमेशा लेस होंगे। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है बस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हाइयर देन दैट ऑफ द कंपैरिजन मिथॉक्सी मीथेन, है ना। इथेनॉल है, ये देखिए ये इथेनॉल है, और आगे बोल रहा है मिथॉक्सी मीथेन, तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, आइसोमरिक है दोनों, ये इथेनॉल है ये मिथेनॉल है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो है, बट फिर वही सेम रीजन, बिकॉज ऑफ extra intermolecular force, hydrogen bonding in alcohols, so they have higher melting and boiling point। melting point भी होंगे अगर ये solid है तो, बट या तो liquid है तो boiling point are higher than ether। रीजन सेम है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला, और कंपेरेबल है, बस वहां कार्बन नंबर ज्यादा थे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2। तो अब हमेशा मान के चलिए कि किसी भी एल्कोहल का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपेरेबल या उनके आइसोमरिक ईथर से ज्यादा ही होगा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल मॉलिक्यूल। चलिए ये मैक्सिमम, मतलब आप मान के चलिए कि इससे ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन एल्कोहल के चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहता है। चलिए ठीक है,